गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र में जैसे कि हमने उदाहरण किया था तो उसी में हम लोग अति लघुत्तरात्मक वाला पोर्शन करते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप। तो पहले वेरी शॉर्ट टाइप करते हैं, अगर समय रहता है तो हम लोग उसके बाद लघुत्तरात्मक भी इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अति लघुत्तरात्मक का पहला क्वेश्चन आप देखें। अति लघुत्तरात्मक में एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। बहुत सारे तो ओरल है, तो ओरल का हम एकदम डिस्कशन ओरल ही बता देते हैं, आप उसको कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। तो एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। एक क्वांटम आवेश आप जानते हैं कितना होता है? न्यूनतम आवेश। न्यूनतम आवेश किसी भी वस्तु पर कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो एक क्वांटम आवेश किसके बराबर हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो ये पहला हो गया इसका वेरी शॉर्ट का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसी के बाद दूसरा देखते हैं बेटा। आर दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल F है। आर दूरी पर स्थित है, दो प्रोटॉन है, इनके मध्य वैद्युत बल F है। प्रोटॉनों को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दें तो अब वैद्युत बल कितना होगा? अब प्रोटॉन के बजाय इलेक्ट्रॉन रख दें तो वैद्युत बल कितना होगा? तो बल का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2/r²। प्रोटॉन पर भी एक आवेश है, इस प्रोटॉन पर भी एक आवेश है, तो Q का मान यहां पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, प्लस ऐसे ही यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो आवेश के मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आवेश उतना ही है दोनों पर। तो अगर आवेश उतना ही है तो बल के मान में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कह रहा है कि पहले प्रोटॉन थे, प्रोटॉन को हटाकर हम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो अब वैद्युत बल पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो आवेश का मान समान रहेगा, उसका परिमाण, तो इसलिए बल के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल F है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ही है, ये तीसरा आप डिस्कशन कर रहे हैं। एक आवेश का दूसरे आवेश पर लगने वाला बल F है। एक आवेश का दूसरे आवेश पर लगने वाला बल F है। एक अन्य आवेश की उपस्थिति में, अब कोई आवेश यहां पे Q डैश आ गया, उपस्थिति में प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर कितना बल होगा? प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर कितना बल होगा? तो बेटा आप अध्यारोपण का सिद्धांत जानते हैं कि किसी भी दूसरे आवेश की उपस्थिति के कारण उस आवेश के बल के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अन्य आवेश की उपस्थिति में इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल रहेगा वो पूर्ववत ही रहेगा, अर्थात नियत रहेगा, उस बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके द्वारा जो इस पर बल लगेगा वो उतना ही होगा जितना पहले लग रहा था, अर्थात F होगा। फिर इसके बाद चौथा देखिए, यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 हो, माध्यम का परावैद्युतांक 1 हो, जैसे चौथा देख लीजिए, मतलब आपसे कह रहा है εr का मान कितना है? 1 है। तो उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी है? निरपेक्ष वैद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन कितना है? तो हम जानते हैं ε/ε0 इक्वल्स होता है εr। तो एप्सिलॉन इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा? ε0 εr। εr का मान 1 है, ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसका इंटू 1, तो एप्सिलॉन का मान कितना हो जाएगा? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मात्रक आप जानते हैं कि फॉर्मूले में जैसे आप मात्रक जानते हैं F इक्वल्स 1/4πε0 Q1Q2/r²। तो इस ε0 को यहां ले जाइए और यहां पे F ले आइए, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर पर बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया चौथे का आंसर बेटा। फिर पांचवा देखिए, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के लिए
दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के लिए Q1 Q2 लेस देन 0 है, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है बेटा, तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? आपको बल की प्रकृति बतानी है। आप ये सोचिए कि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, जीरो से कम का मतलब क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक कब आएगा? जब एक प्लस हो एक माइनस हो, क्योंकि उनका गुणन किया जा रहा है। तो अगर दो आवेशों का गुणनफल ऋणात्मक है, इसका मतलब एक आवेश की प्रकृति धनात्मक है तथा दूसरे आवेश की प्रकृति ऋणात्मक है, इसीलिए उसका गुणनफल एक शून्य से कम है, अर्थात निगेटिव में है। अब इसके बाद तीसरा, हाँ, और बल की प्रकृति क्या होगी? तो अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है तो उनमें बल कैसा होगा? आकर्षी प्रकृति का होगा। ऐसे ही छठा है सेम टाइप का। अब इसमें Q1 Q2 छठे में कह रहा है Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। Q1 और Q2 का गुणनफल 0 से ज्यादा होगा कब? आप सोचो, Q1 और Q2 धनात्मक है, धनात्मक का मतलब प्लस प्लस का गुणा ही प्लस होगा, या फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा। तो दोनों आवेशों की प्रकृति समान है, जैसे प्लस है तो दूसरा भी प्लस है, और अगर पहला ऋणात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक है। तो दोनों आवेश धनात्मक हो सकते हैं अथवा दोनों आवेश ऋणात्मक हो सकते हैं। और बल कैसा लगेगा बेटा? अगर समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र E में रखे Q आवेश पर कार्यरत बल कितना होगा? तो सातवां है बल कितना होगा Q आवेश पर? तो वैद्युत क्षेत्र E है, उसमें बल पूछ रहा है Q आवेश पर, तो F इक्वल्स QE होता है। अगला है किसी आवेशित कण के द्रव्यमान तथा चाल पर, द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये 8वां है। हाँ, तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, m इक्वल्स m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो जैसे जैसे ये वेग बढ़ता जाएगा, ये निकटतम लगभग c की तरफ जाता जाएगा, तो जैसे जैसे ये c की तरफ जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 अनंत हो जाएगा। तो कुछ भी बटे 0 अनंत हो जाएगा। तो अनंत द्रव्यमान, इसका मतलब वेग बढ़ रहा है तो द्रव्यमान बढ़ रहा है। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी कर रखी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया इसलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो वेग बढ़ने से द्रव्यमान तो कैसा होता है बेटा? बढ़ता है, परंतु आवेश की वेग पर निर्भरता नहीं होती है। ये हमने आवेश के गुणधर्म में उसकी हेडिंग में पढ़ा था कि आवेश की वेग पर निर्भरता नहीं, तो आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब है, लेकिन एक बात और बताई थी हमने, Q बाई एम का मान, ये Q बाई एम क्या था बेटा? विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। विशिष्ट आवेश का मान द्रव्यमान, देखिए ये एक्चुअल में द्रव्यमान पर निर्भर करता है और द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। तो अगर वेग बढ़ रहा है तो द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो Q बाई एम का मान क्या हो जाएगा? घट रहा है। Q का मान नियत रहता है, आवेश का मान नियत रहता है, और विशिष्ट आवेश का मान परिवर्तित होता है, अर्थात वेग बढ़ने पर विशिष्ट आवेश का मान घटता है। तो हमने इसमें 3 चीजों की चर्चा की है। सिर्फ इसमें पूछा था द्रव्यमान और आवेश, तो आवेश का मान नियत रहेगा और द्रव्यमान का मान जैसे जैसे वेग बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों पोर्शन था, लेकिन हमने उसी में एक और बता दिया है, विशिष्ट आवेश अगर पूछा होता तो विशिष्ट आवेश का मान वेग परिवर्तित करने पर परिवर्तित होता। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 9th नंबर, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित कर सके? एक इलेक्ट्रॉन पे mg भार लग रहा है और ये QE है, लेकिन Q का मतलब है इलेक्ट्रॉन, EE। Q का मान कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअल में, तो Q का मान कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन। Q इक्वल्स Ne, तो Q के प्लेस पे E लिख दिया, तो EE इक्वल्स mg, EE इक्वल्स mg। तो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण पूछा है, तो mg अपॉन E। द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, और g को 10 मान लीजिए सुविधा के लिए, और यहाँ 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब 16 का 6 बार टेबल जाएगा, 96, 9.6 आ जाएगा,
तो 6 तो होगा नहीं, 6 से थोड़ा कम कर लीजिए, तो 5.7 कुछ लिख लीजिए और घात इकट्ठी कर लीजिए, तो 10 की घात 30 हो गया माइनस में, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 19, ये -30 है प्लस 19 है तो -11 बचेगा, तो 10 की घात -11 वैद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन पर कूलम्ब मात्रक हो गया। ये हो गया बेटा। निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य बल F लग रहा है, बेटा ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां कि अगर निर्वात है, इनके मध्य बल कितना लग रहा है बेटा? F लग रहा है। अगर दो आवेश हैं और दोनों निर्वात में रखे हैं तो उनके मध्य F बल लग रहा है। तो F निर्वात को इन्होंने क्या कह दिया है बेटा? F बल लग रहा है। यदि इन आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी जाए तो बल का मान क्या होगा? तो पीतल की प्लेट मतलब धातु की प्लेट है, उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है, अगर आपको याद हो, ये हमने याद किया था। तो अब इसका मतलब है कि माध्यम में बल पूछ रहा है, F माध्यम, तब बल का मान कितना होगा? मतलब पीतल की प्लेट रख दी जाए तब बल का मान कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता का एक फॉर्मूला बल के रूप में भी पढ़ा था, F निर्वात, तो F निर्वात को F लिख दिया और F माध्यम, तो अपन को निकालना है F माध्यम, तो F माध्यम इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा? F अपॉन एप्सिलॉन आर। F तो निर्वात में है ही है, एप्सिलॉन आर का मान हो गया अनंत, तो F अनंत को लिख सकते हो 1/0, तो यहां 0 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माध्यम में लगने वाला बल 0 होगा। अच्छा, बल 0 क्यों होगा? क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इतनी आसानी से होता है कि उन पर कोई बल कार्यरत नहीं होता है। तो ये हो गया बेटा। उस प्रयोग का नाम लिखिए जिसमें विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई। तो ये क्वांटम प्रकृति की स्थापना बेटा हुआ है मिल्कन तेल बूंद प्रयोग से। उस सिद्धांत का नाम क्या है बेटा? मिल्कन तेल बूंद प्रयोग। तो उसके द्वारा इसका ये आया है। तो अगला क्वेश्चन उसके बाद देखते हैं। अब इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हमने बता रखी है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इक्वल्स Q इंटू 2L। किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नहीं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उसी वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश लीजिए, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य के विस्थापन के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P इक्वल्स Q इंटू 2A। P इक्वल्स Q इंटू 2A। किसी एक आवेश का परिमाण हमने Q ले लिया था, ये इसी को परिभाषित करना था Q इंटू 2A। तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी या विस्थापन के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब उसके बाद कह रहा है आदर्श वैद्युत द्विध्रुव। जब ये पढ़ाया था तब हमने आदर्श वैद्युत द्विध्रुव भी पढ़ाया था। आदर्श वैद्युत द्विध्रुव में क्या होगा बेटा? आवेश जो होगा, आवेश जितना ताकतवर होगा उतना ही तगड़ा द्विध्रुव निर्माण होगा। तो आवेश का मान अनंत की ओर अग्रसर होना चाहिए और दूरी उनके बीच की कम से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब आदर्श वैद्युत द्विध्रुव की शर्त क्या है बेटा? आदर्श वैद्युत द्विध्रुव की शर्त है कि जो आवेश है ये अनंत की ओर अग्रसर हो और उनके मध्य की दूरी 0 की ओर अग्रसर हो। ये अग्रसर है बेटा, Q टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, Q एग्जैक्ट इन्फिनाइट नहीं है। इसको क्या कहेंगे? Q अनंत की ओर अग्रसर है और 2A 0 की ओर अग्रसर है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आवेश कैसा हो, वो वैद्युत द्विध्रुव कैसा होगा बेटा? आदर्श वैद्युत द्विध्रुव होगा। अब उसके बाद
ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य तथा अनावेशित हो। तो ऐसा कण कौन सा होता है बेटा? फोटोन। इसकी फोटोन की डिटेल एनालिसिस हम लोग जब वो चैप्टर प्रकाश की द्वैती प्रकृति करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके, अब उसके बाद पूछ रहा है k बराबर 1/4πε0 का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? k इक्वल्स 1/4πε0 किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो एक तो ये माध्यम कैसा है उस पर निर्भर करेगा, और आपने देखा होगा k का मान अगर आप पद्धति बदल दीजिए, जैसे आप SI पद्धति में लेंगे तो इसका मान अलग हो जाएगा, CGS पद्धति में इसका मान अलग होगा। तो ये उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है और पद्धति पर निर्भर करता है। तो दो चीजों पर ये मेनली निर्भर करता है। उसके बाद अगला है 7n14, नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में लिखो। बेटा 7n14 पर आवेश का मान कूलाम में लिखो। तो Q इक्वल्स NE होता है, तो N किसके बराबर हो जाएगा? Z नंबर के बराबर। यहां Z कितना है बेटा? 7। तो 7 इंटू E, 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, 16 का पहाड़ा पढ़िए 7 बार, तो 112 आया। तो 112 एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 10⁻19 कूलम। ये आ गया बेटा 7n14 पर आवेश। उसके बाद है एबोनाइट की छड़ को फड़ से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित क्यों हो जाती है। फर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मजबूती से बंधे नहीं होते हैं, तो वो उस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एबोनाइट की तुलना में और एबोनाइट की विद्युत ऋणात्मकता फर से अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वो फर से एबोनाइट की तरफ हो जाता है, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित और फर धनावेशित हो जाता है। कुल मिला के इसका आंसर क्या है? विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण एबोनाइट की छड़ की विद्युत ऋणात्मकता अधिक और फर के छड़ की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। उसके बाद आवेश का CGS तथा SI पद्धति में मान लिखो और इसमें संबंध भी बताइए। CGS पद्धति में आवेश का मात्रक आपने स्टैट कूलाम पढ़ा था या ESU कूलाम? स्टैट कूलाम या ESU कूलाम? ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU कूलाम या स्टैट कूलाम, ये पढ़ा था। और इसमें कुछ पूछना है सर, इनमें क्या संबंध है? तो एक कूलाम, हाँ SI पद्धति में कूलाम होता है आवेश का मात्रक 3 × 10⁹ ESU होता है बेटा। SI पद्धति में मात्रक कितना होता है? कूलाम। CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? ESU। तो इनमें आपस में क्या संबंध होता है? एक कूलाम इक्वल्स 3 × 10⁹ ESU कूलाम। अब इसके बाद अगला देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में कब होगा? वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था, बेटा आप देखो वैद्युत द्विध्रुव जब आपने वैद्युत क्षेत्र बनाया था तो उसमें अगर ये वैद्युत द्विध्रुव थीटा बराबर 0 पर रखा है और ये प्लस QE और ये माइनस QE, अगर इस स्थिति में बल लगे, ये F बराबर माइनस QE, F बराबर प्लस QE, तो अगर ऐसे बल लगे तो आप सोचिए अगर इसको ऐसे कोई खींच रहा है तो अगर इसको थोड़ा सा हिला के भी छोड़ देंगे तो वहीं आके रुक जाएगा। तो ये स्थायी साम्यावस्था होती है। यहाँ माइनस Q आवेश है, यहाँ प्लस Q आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो जब P और E एक दूसरे के समांतर होंगे अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। P और E एक दूसरे के समांतर होंगे क्योंकि टॉ इक्वल्स क्या होता है बेटा? PE साइन थीटा। तो PE अगर इनके बीच में टॉ 0 होना चाहिए तो थीटा 0 हो जाए, तो PE साइन थीटा, अगर P और E समांतर हैं तो इनमें ये वैद्युत द्विध्रुव कैसा होगा बेटा? स्थायी साम्यावस्था में होगा। नेक्स्ट, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के स्थायी अवस्था में बल कितना लगता है? तो F नेट 0 लगता है बेटा। जितना बल इधर लग रहा है इतना बल इधर लग रहा है,
एफ नेट अगर हम निकालें F1 प्लस F2 होगा। इसको कुछ F1 आप बोल लो, इसको कुछ F2 बोल लो। तो F1 की वैल्यू है माइनस QE और F2 की वैल्यू है प्लस QE, तो नेट बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बेटा। अगला, घर्षण वैद्युत से क्या तात्पर्य है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो घर्षण वैद्युतिकी का हमने बहुत डिटेल एनालिसिस कर रखा है। आवेशन के प्रकार में पहला प्रकार यही था, घर्षण द्वारा आवेशन। तो आप वो वाला टॉपिक देखिए, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले, ये लघुत्तरात्मक शुरू हो गया बेटा, शॉर्ट आंसर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वेरी शॉर्ट आंसर, और अब पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप आंसर। शॉर्ट टाइप अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लघुत्तरात्मक। अति लघुत्तरात्मक कितना था उसका हमने डिस्कशन कर लिया है। तो अब देखिए, लघुत्तरात्मक का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो लघुत्तरात्मक में ही ये पहला क्वेश्चन है बेटा कि घर्षण वैद्युत का क्या तात्पर्य है, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। तो घर्षण वैद्युतिकी जब दो ऐसे वस्तुएं ली जाती हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, तो जब उनको आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कम विद्युत ऋणात्मकता वाले से अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले वस्तु में हो जाता है। तो जो वस्तु अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है वो ऋणात्मक हो जाती है, उस पर आवेश ऋणावेश आ जाता है। और जिस वस्तु की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, अर्थात जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार घर्षण द्वारा दोनों वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलाम के नियम के दो कथन लिखिए। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला कथन क्या है बेटा? दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा कथन क्या है? उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम के दोनों कथन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेशों के क्वांटीकरण समझाइए। तो आवेशों का क्वांटीकरण भी हमने पहले समझा रखा है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश E अथवा E का पूर्ण गुणज ही संभव है, अर्थात Q इक्वल्स प्लस माइनस NE, जहां N की वैल्यू 1 2 3 4 5 ... और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो ये हमने क्वांटीकरण समझा रखा है। बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो अभी अध्यारोपण के सिद्धांत पे एक न्यूमेरिकल भी था कि जब आवेशों का आपस में लगने वाला बल किसी अन्य, यही आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। दो बिंदु आवेशों के मध्य उन्हें मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो बिंदु आवेश हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। इससे आप आवेशों के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इनके मध्य में किसी बिंदु पर तीव्रता 0 है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे कैसे 0 होगी, इसने जितना तीव्रता इधर लगाई हो इतना इधर लगा दे, तो परिमाण में बराबर लग जाए और दिशा में विपरीत लग जाए, या तीव्रताओं का मान अगर विपरीत दिशा में बराबर हो गया तो लगने वाला बल वहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या कह सकते हैं तीव्रता 0 हो जाएगी। तो दोनों आवेश कैसे हैं बेटा? समान प्रकृति के हैं। एक इकाई ऋणावेशित आयन तथा एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गतिशील है। अगर ये वैद्युत क्षेत्र है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक कोई परमाणु है, ये वस्तु है, उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया है एक्स्ट्रा, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गतिशील है, इनमें से कौन सा तीव्र चलेगा और क्यों? तो भैया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होगा, और यहां पे जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आया है इसका मतलब है वो ऋणायन कब बना है कि वो उदासीन तो था ही, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन
मान लीजिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पर और आ गया है बाहर से, तो ये कोई x है तो ये ऋणावेशित हो गया है, और ये टोटल इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है तो ये तीव्र चलेगा, और ऋणायन का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो ऋणायन बेटा धीमे चलेगा। अब उसके बाद वैद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इसके दो गुणधर्म लिख चुके हैं हम लोग, नोट्स में देखिएगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये भी बता चुके हैं, नोट्स में देख लीजिएगा। माध्यम के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता की परिभाषा लिखिए। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता की परिभाषा आपने पढ़ रखा है, इसी से आप बता सकते हैं, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। तो ये बता रखा है। किसी धात्विक गोले को बिना स्पर्श किए किस प्रकार आवेशित कर सकते हैं, तो प्रेरण विधि द्वारा हमने बताया था कि कैसे आवेशित किया जाता है, तो उसी को आप देखें, वही इसका आंसर है। फिर उसके बाद आप किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो इसको भी हमने उसी में बताया था, स्टार्ट यहीं से किया था कि अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ कर लाए थे, तो और दूसरा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के लाए थे, तो एबोनाइट और कांच को जब पास लाए थे तो ये एक दूसरे को आकर्षित किए थे, लेकिन दो कांच की छड़ को जब पास लाए थे तो ये प्रतिकर्षित किए थे। इसका मतलब आवेश दो प्रकार के होंगे, तभी उनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों संभव हुआ है। तो ये क्षण वाला एग्जाम्पल देखिएगा। आवेशों के संदर्भ में Q1 प्लस Q2 क्या सूचित करता है, Q1 प्लस Q2 बराबर 0 है बेटा, तो ये क्या सूचित करता है, दो आवेशों का योग 0 है। इसका मतलब एक आवेश अगर धनात्मक है तो दूसरा आवेश ऋणात्मक होगा, लेकिन शर्त यह है कि परिमाण में समान होना चाहिए। तो दोनों आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत हैं, तभी उन दोनों आवेशों का योग 0 है। तो Q1 प्लस Q2 बराबर 0 क्या प्रदर्शित करता है कि जो दोनों आवेश हैं वो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित क्षण P द्वारा आवेशित क्षण R को आकर्षित करती है। कोई आवेशित क्षण है बेटा, ये P द्वारा आवेशित है, कोई आवेशित क्षण है, P द्वारा आवेशित क्षण, ये कोई R है, इसको आकर्षित करती है, जबकि P द्वारा ही एक अन्य आवेशित क्षण है, सॉरी ये तो P द्वारा है, कोई आवेशित क्षण है जो ये P द्वारा आवेशित है, वो R को आकर्षित करती है। एक आवेशित क्षण है, ये आवेशित क्षण है, ये P द्वारा आवेशित क्षण है, तो R को ये आकर्षित करती है, जबकि P द्वारा एक अन्य आवेशित क्षण Q को प्रतिकर्षित करती है। P द्वारा ही ये भी आवेशित है, Q भी, इसको ये प्रतिकर्षित करती है, Q को प्रतिकर्षित करती है। तो Q तथा R के मध्य उत्पन्न बल की प्रकृति क्या होगी, ये इससे आकर्षित हो रहा है, तो मान लेते हैं कि इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश है और ये इसको आकर्षित कर रहा है, तो समान प्रकृति का आवेश है, तो ये दोनों में कैसा होगा, इसका मतलब इन दोनों में आकर्षण होगा बेटा। तो R तथा Q में क्या प्रदर्शित होगा, आकर्षण। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण आवेश अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, व्याख्या कीजिए क्यों। भैया आवेश अगर अत्यंत सूक्ष्म नहीं हुआ तो वो, मान लीजिए कि ये कोई आवेश है, इसने अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र पैदा किया, इसका हमने डिटेल एनालिसिस कर रखा है, और अगर Q नॉट आया, इसने इसके विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को यहां तक निरस्त कर दिया, तो इसके हम वास्तविक वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला इसके वैद्युत क्षेत्र को निरस्त कर रहा है।
लेकिन अगर इसका मान बहुत अल्प होगा तो ये मान लीजिए इसका वैद्युत क्षेत्र यहां तक है, तो हम पूरा यहां तक की एनालिसिस कर पाएंगे क्योंकि ये निरस्त नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए Q का मान कैसा होना चाहिए बेटा, जो परीक्षण आवेश होना चाहिए वो बहुत ही अल्प मान का होना चाहिए, जिससे कि वो स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को नष्ट ना कर सके या उसके परिमाण को कम ना कर सके। इसलिए उसका मान कैसा होना चाहिए, बहुत अल्प होना चाहिए। फलस्वरूप हम स्रोत आवेश की सही तीव्रता का मापन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाँ अगला एक न्यूमेरिकल है बेटा, बड़ा बढ़िया सा न्यूमेरिकल है, इसको देखिएगा, ये काफी अच्छा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। 2 ग्राम के तांबे का गोला है, ये कोई तांबे का गोला है, ये कितने ग्राम का है बेटा, 2 ग्राम का है, और गोले में 2 × 10⁻22 परमाणु है। मान लो ये गोला है, इसमें ढेर सारे ऐसे हमने परमाणु बना दिए हैं समझने के लिए सिर्फ। ये परमाणुओं की संख्या कितनी है बेटा, 2 × 10⁻22 परमाणु। इस 2 ग्राम कॉपर में 2 × 10⁻22 परमाणु है, और परमाणु के नाभिक पर आवेश 29 इलेक्ट्रॉन है। देखो इतने तो परमाणु है और सब पर कितना आवेश है, 29 इलेक्ट्रॉन के बराबर सबके पास आवेश है। ऐसे समझने की कोशिश करिए, जैसे 10 लोग हैं और टोटल सबके पास 10-10 रुपए है, तो टोटल जैसे 100 रुपए हो गए। तो आपने किया क्या, 10 का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर टोटल परमाणु इतने हैं और हर परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन इतने हैं। तो यहां से आपको एक बात पता चल जाएगी, Q = N-E। N' 2 × 10⁻22 कितने इलेक्ट्रॉन है, 29 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया बेटा 58 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका Q = N1E से तुलना करें तो N1 का मान 58 × 10⁻22 हो जाएगा। जो संख्या है वो आपको पता चल जाएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमको क्या नंबर चाहिए होता है हमेशा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश की संख्या, तो वो है 58 × 10⁻22। जो आपका नोट्स है उसमें हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करा रखा है, तो इसमें हमने इसको N1 मान लिया है और इसको N' मान लिया है। तो इससे बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहां पे तो उल्टा सीधा किया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझने की कोशिश करिए कॉन्सेप्ट। हमने क्या किया है बेटा, फिर से समझिए। ये 2 ग्राम का गोला है, किसका, कॉपर का, और इसमें 2 × 10⁻22 परमाणु है, और हर परमाणु के पास 29 इलेक्ट्रॉन है। 29 इलेक्ट्रॉन एक लोगों के पास, तो ऐसे 2 लोगों के पास 2 × 29, 3 लोगों के पास 3 × 29, तो ऐसे 2 × 10⁻22 लोगों के पास, तो 29 × 2 × 10⁻22। तो ये संख्या अपन को पता चल गई 58 × 10⁻22। तो इतने तो इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी तो हमने क्वेश्चन इनकम्प्लीट पढ़ रखा है, अब इतना हमने समझ लिया। अब गोले को 2 माइक्रोकूलम आवेश देने के लिए कितने अंश इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं? कितना आवेश देना चाहते हो बेटा, 2 माइक्रोकूलम आवेश देना चाहते हो। इसी को हम कितना आवेश बाहर से प्रदान करना चाहते हैं, 2 माइक्रोकूलम आवेश प्रदान करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं आवेश प्रदान करने के लिए देख लीजिए N कितना आ जाएगा, Q = Ne से। N = क्या हो जाएगा बेटा, Q/E। Q का मान कितना है, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 × 10⁻19। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, दशमलव जैसे ही हटाएंगे यहाँ 20 हो जाएगा, तो 16 का एक बार गया, 4 आया, 16 दूना 32 और 16 पंच 80 × 10⁻, कलेक्शन कर लीजिए घात का, तो ये ऊपर जाएगा तो 13 हो जाएगा, तो 10⁻13।
इतने देने हैं तो इसमें से कितना भाग हटाया गया है, कितना फ्रैक्शन हटाया गया है। भाग बोले तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन माने होता है अनुपात। तो n अपॉन ये क्या है, n डैश। आपसे पूछ रहा है n अपॉन n डैश कितना होगा, हटाए गए इलेक्ट्रॉन का भाग बताइए। तो उसका जैसे मान लीजिए सेब है तो आधा आपको मिल गया, आधा हमें, तो क्या हुआ, आधा भाग मिला है, टुकड़ा। कितना भाग, तो उसमें से कितना पोर्शन, कितना भाग आपको मिला है, उसका मतलब होता है कि कितने हैं उसमें से कितने को आप, जैसे इतने तो आपने दिए हैं, कितना था डिवाइड कर दीजिए। जैसे एक सेब था, 2 टुकड़े कर दिए, तो एक सेब का 2 टुकड़े से हमने डिवीजन कर दिया, तो आधा भाग मिल गया। तो यहां पे n अपॉन n डैश, n का मान कितना है बेटा, n का मान है 1.25 गुणा 10 की घात 13, और n डैश कितना है 58 गुणा 10 की घात 22। तो इसको जब डिवीजन करेंगे आप तो ये लगभग 2.1 गुणा 10 की घात, ये यहां पे आप इसको जब 2 जीरो बढ़ा देंगे, 100 से गुणा भाग करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो 100 से गुणा किया तब ये 125 हुआ, तो 100 से भाग भी कर दिया होगा, तो ये घात तो हो गई 24, 24 में से 13 गया 11, ऐसे करके। इसको हम ऐसे कह रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। 100 से गुणा करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 125/58। अब आसानी से भाग दे सकते हो आप, इंटू 10 की घात 24, इसका इससे भाग हो ही चुका है, तो यहां 10 की घात 13, तो ये बचा 10 की घात 11। तो 58 का जब इससे भाग दोगे तो 2 के करीब गया, तो 2.1 गुणा 10 की घात -11 होगा ना, ये 22 2 24 -24, तो -11, तो ये 10 की घात -11। मात्रक तो होगा नहीं बेटा इसका, तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ठीक बराबर द्रव्यमान के सर्वसम धातु के 2 गोले लिए गए हैं, जिनमें से एक को ऋणावेशित तथा दूसरे को उतना ही धनावेशित किया गया है। क्या दोनों गोलों के द्रव्यमान में कोई अंतर आएगा, और आएगा भी तो क्यों? तो एक को धनावेशित किया गया है, एक को ऋणावेशित किया गया। तो धनावेशित कैसे करते हो बेटा, किसी भी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो धनावेशित हो जाती है। ये 2 सर्वसम गोले ले लीजिए आप, ये सर्वसम गोले हैं। इसमें से मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया है और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो गया वो अपना भार लेके गया ना बेटा, और इसमें इलेक्ट्रॉन आया है तो अपना भार लेके आया है। तो ऋणावेशित कौन होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन मिला होगा। तो जिसको इलेक्ट्रॉन मिला होगा वो ऋणावेशित हो गई होगी, तो ये ऋणावेशित हुआ है और ये धनावेशित हुआ होगा। तो जो धनावेशित गोला है उसके द्रव्यमान में कमी आई होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेके गया होगा, और जो ऋणावेशित हुआ है उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेकर आया होगा। इस तरह से आप ये बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश से दूर जाने के कारण वैद्युत क्षेत्र घटता है। यही बात एक वैद्युत द्विध्रुव के लिए भी सत्य है। क्या दोनों में वैद्युत क्षेत्र समान दर से घटता है? तो हमने ये बता रखा है बेटा, बहुत ध्यान से दीजिए, ध्यान से आपको याद रखना है इसको, कि जब एक आवेश है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो KQ/R² होती है, तो E व्युत्क्रमानुपाती R²। और आपने द्विध्रुव के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी तो एक तो अक्षीय स्थिति में पढ़ी थी और एक निरक्षीय स्थिति में पढ़ी थी। अक्षीय स्थिति में था 2kP/R³, निरक्षीय स्थिति में था kP/R³, लेकिन यहां पे R³ के व्युत्क्रमानुपाती था। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है द्विध्रुव के कारण, तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी से घटती है, जबकि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता अपेक्षाकृत कम तेजी से घटती है। ये इसका आंसर हो गया।
अब आवेश संरक्षण के नियम का उपयोग करते हुए निम्न नाभिकीय अभिक्रिया में तत्व X पहचानिए। इस टाइप का क्वेश्चन आप नाभिक चैप्टर है इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे आप देखिएगा इसको, देखिए 1H1 प्लस 4Be9 गिव्स कुछ X है प्लस न्यूट्रॉन है 0N1। दूसरा नाभिकीय अभिक्रिया है 6C12 प्लस 1H1 गिव्स X, इसका C पार्ट है 7N15 प्लस 1H1 गिव्स X प्लस 2He4। ये अल्फा कण उसमें से रिलीज हुआ है, तो इसमें से A B C में X तत्व को पहचानना है आपको। तो इसका X पहचानो बेटा। तो ये पहचानने का तरीका क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझिएगा, ये जो परमाणु क्रमांक है बराबर के एक तरफ जितना है वही परमाणु क्रमांक का योग बराबर के दूसरी तरफ भी उतना ही होना चाहिए। इसी प्रकार ये परमाणु द्रव्यमान बराबर के एक तरफ जितना योग है बराबर की दूसरी तरफ भी योग उतना ही आना चाहिए। तो बराबर की इस तरफ योग कितना हुआ बेटा, 4 + 1 5 परमाणु क्रमांक का। तो यहां 0 में कितना ऐड किया जाए कि ये 5 आ जाए, तो आंसर है ये 5 ऐड किया जाए। देखिए नीचे 5 + 0 5 हो गया, 1 + 4 5 हो गया, तो नीचे वाला नंबर बैलेंस हो गया। ऐसे ऊपर वाला बैलेंस कर लीजिए, 1 + 9 10 हुआ, तो 1 में कितना ऐड किया जाए कि 10 आ जाए, तो 9। तो ये 9 किसका होता है बेटा, वो सॉरी परमाणु क्रमांक 5 किसका होता है, तो आंसर है बोरॉन का। तो ये बोरॉन है। इसमें ए में जो X है ये कौन है बेटा, बोरॉन 5B9। तो ऐसे ही इस दूसरे वाले अभिक्रिया में आप वीडियो पॉज करके खुद से सोचें क्या आएगा रिजल्ट। देखिए 6 + 1 आप देख चुके होंगे, तो उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं। 6 + 1 कितना हुआ बेटा, 7, और 12 + 1 13। तो 7 किसका परमाणु क्रमांक होता है, तो आंसर है नाइट्रोजन का। तो ये नाइट्रोजन है। ओके, ऐसे इसमें आप खुद से सोचें जल्दी से। तो 7 + 1 8 है, इधर 2 में कितना ऐड किया जाए कि 8 आ जाए, तो आंसर है 6। 15 + 1 16, तो 4 में कितना ऐड किया जाए कि 16 आ जाए, तो आंसर 12। तो ये क्या होता है, 6 किसका होता है परमाणु क्रमांक, तो 6 कार्बन का होता है। तो ये जो X है C पार्ट का वो कार्बन है बेटा। तो इस तरह से इसका आंसर हमको कंप्लीट होता है। अब इसमें 20th है लास्ट, एक आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, यह सदैव वैद्युत बल रेखा के अनुदिश गति करेगा क्या, तो आंसर है हमेशा वैद्युत बल रेखा के अनुदिश गति करेगा यह आवश्यक नहीं है। वो अपने भार के कारण वैद्युत बल रेखा के अनुदिश ना गति करके, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है या वैद्युत बल रेखाएं, फैराडे ने इन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहा, जबकि रियलिटी में इसका सही नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यह अपने भार के कारण वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति ना करके किसी अन्य दिशा में भी गति कर सकता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये त्वरण की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वेग में परिवर्तन की दिशा को, वेग की दिशा को प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो इस तरह से आज हमने अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक का डिस्कशन किया है, इसको आप कंप्लीट कर लें, तो जिससे कि आपका ये चैप्टर करीब करीब कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अभी आंकिक आप ट्राई करें खुद से, और बहुचयनात्मक बचा हुआ उसको ट्राई करें, उसका भी डिस्कशन कर लिया जाएगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।